अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, इस वक्त एज वी स्पीक पता है कौन सा मैच हो रहा था? जी, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था। अच्छा, which one? मैं आपको बता नहीं, आप मुझे बताएं कौन सा? नहीं, मैं मतलब ये जो शुरली छोड़ने वाली चीज होती है, जी वर्ल्ड कप का हो रहा था भाई। एक मैच में तो अफगानिस्तान ने युगांडा को हरा दिया और अफगानिस्तान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सो यस, दैट वाज ग्रेट। तो लिहाजा अभी टीमें जो है ना अब जरा उभरना स्टार्ट हो रही हैं। अभी तो चीज स्टार्ट हुई है वैसे तो टूर्नामेंट पूरा, लेकिन इट्स स्टिल एक्साइटिंग। व्हाट आई लव इज हाउ द स्टेडियम्स आर फुल, दे आर पैक्ड। श्रीलंका वाला मैच देखा था आपने जिसमें? उसी की तो मैं बात कर रही हूँ और आपको मैंने वैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि देयर वर सो मेनी पीपल, इट वाज पैक्ड। और एक तो आपको पता है कि अमेरिका में इट्स अ स्पोर्ट लविंग नेशन। ऑलरेडी उन लोगों को हर किस्म कुछ भी स्पोर्ट ले आओ दे लव इट, स्टेडियम भर जाता है। लेकिन एनी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा हैं हर मुल्क के ही ऑलमोस्ट अमेरिका में कि वो उन्हीं से भर जाता होगा। तो लिहाजा स्टेडियम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड आई एम श्योर होमा एक्सपर्ट्स भी होते हैं और लोकल्स, द पब्लिक देयर जो अमेरिकी हैं, जो पहले से ही अमेरिकी हैं, वो दे आर ऑब्सेस्ड विद स्पोर्ट्स बेसिकली। तो ये उनके लिए भी एक शायद लविंग इज एन अंडरस्टेटमेंट, आई गेस इट्स एन ऑब्सेशन। तो लिहाजा उस ऑब्सेशन में क्रिकेट ने और जरा तड़का लगाया है, इजाफा किया है। और ये कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान और युगांडा के मैच की कुछ झलकियां, जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और बेहतरीन एक टोटल खड़ा किया था युगांडा के लिए 150 प्लस 184 रादर। और उसके बाद युगांडा की पूरी टीम ढेर हो गई और बासानी अफगानिस्तान ने ये मैच जीत लिया। अच्छा, ओपनिंग पार्टनरशिप ने कितना बनाया था? 150 प्लस। हाउ अबाउट दैट? मतलब ये हुई ना बात कि तैयारी करके आए हैं। अच्छा, लेकिन मतलब अगर बिकॉज हम अगर सिर्फ अपने ओपनिंग पेयर गुरबाज के शॉट्स आप देखें एट द सेम टाइम, पता है क्यों कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप इतने ही कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि युगांडा भी अगर हमारे सामने होता तो हम इतनी आसानी से जीतते जितना अफगानिस्तान जीता? प्लीज ये बातों पे ना जाओ। अच्छा, क्योंकि अगर मैं इसमें हामी भर दूं कि हाँ जीत जाता, और हमें पता है क्योंकि मैच फिनिश जल्दी करना भी रन रेट आपका बेहतर करता है। उसके बाद अल्टीमेटली अगर फैसला रन रेट की बेसिस पे होना होता है तो इस तरह के मैचेस हैं जिसमें आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको सपोर्ट करती है। फिर दिस इज द की है। अच्छा, जल्दी से आपको पहले तो ये बता दें कि हमारी टीम पाकिस्तान का आप जिक्र कर ही रहे हैं, तो वो भी पहली बार अमरीकी सरजमीन पर अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा करने को तैयार है। बाय द वे, तो वॉट एवर यू माइट थिंक, अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी कौमी टीम को अमेरिका में परफॉर्म करते देखने के मुंतज़िर हैं। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए अमेरिका में बड़ा साजगार माहौल होगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त डेलिस पहुंच चुकी है, जहां ग्रुप ए में पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को मेज़बान अमेरिका से होगा। हाउ अबाउट दैट? चाहते ही जी अमेरिका के साथ ही एक मैच हो जाए, एंड वी डू नो कि अमेरिका इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। अच्छा, कल मैंने 2-4 लोगों से के बारे में सुना, 2-3 से तो मैं खुद मिली, जो अमेरिका जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए खास तौर पे। मतलब दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट के लिए रिकॉर्ड $1,12,50,000 इनामी रकम का ऐलान किया। इमेजिन व्हेन इट्स अमेरिका, व्हेन इट्स इन अमेरिका, एवरीथिंग इज लाइक बिग साइज, ओवरसाइज। तो हर चीज उसी किस्म की होती है। और जो पाकिस्तानी करेंसी में होगा, आपको पता है कितने बनते हैं? मुझे इतने जीरोस की समझ नहीं आती। 315 करोड़ रुपए, 3 अरब 15 करोड़ रुपए बनते हैं। टूर्नामेंट की फाते टीम को $24,50,000 मिलेंगे पाकिस्तानी रुपए में। नहीं लग रहा $24,50,000, मतलब आई एम सॉरी, इट डज साउंड फैंटास्टिकल, बट ऐसा ही है। सो 9 जून को न्यूयॉर्क में होने वाले पाक भारत टाकरे के बारे में सबसे ज़्यादा जोश पाया जाता है। और इस मैच से मुतालिक इश्तिहारात जो है ना, उनके भी रेट्स क्या बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो बिल्कुल हदों को छू रहे हैं, जो इससे पहले क्रिकेट में कभी सुनने को नहीं मिला था। देखिए, अमेरिका जाते ही हर चीज़ ज़रा महंगी हो जाती है। और वैसे भी अमेरिका as in New York as compared to the rest of the cities in America country is very expensive, as in the living expense आपका बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो एरिया आप कर रहे हो। और अब तो फिर चांदी होने वाली है लोगों की जिनके हैं कोई अपार्टमेंट्स वगैरह। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं और याह्या हुसैनी भी हमारे साथ हैं। वैसे पहला सवाल, ये लोग यहीं पे अब तक या चले गए हैं? पहले तो मुझे ये बताएं आप दोनों। मुझे क्यों याह्या के पीछे कुछ इधर से तो कुछ आई डोंट नो व्हाट इट इज। याह्या आप इधर ही हैं, जल्दी से कंफर्म कर दें या आप अमेरिका में हैं?
नहीं, मैं अभी कराची में हूँ। तो क्या प्लान है आप लोगों का? अभी कराची में मतलब है कि फिर आप जब कब कराची में नहीं होंगे? अब बस देखें, अगर जाना हुआ तो इंशाल्लाह जरूर चले जाएंगे। अच्छा, और भट्टी साहब आप भी यहीं पे हैं फिलहाल? जी हाँ, मैं भी अब्दुल्ला हुमा यहीं पर हूँ, कराची में है, लेकिन मेरा इस बार जाने का इरादा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि याहिया चूंकि काफी दिनों से इन्होंने कोई इंटरनेशनल टूर नहीं किया, तो इस बार यहाँ बैठकर इनकी खबरों से एंजॉय करें। चलिए, लवली, दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज याहिया बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है हम सबकी। सो आप लोग सभी चुन चुन कर ढूंढ कर खबरें लाते हैं, सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट इज वेल। याया, अभी बता दीजिए, जो मोमेंटम बनता नजर आ रहा है, मतलब किसी टीम को हम छोटी टीम कह सकते हैं, बिकॉज बहुत सी छोटी टीमें भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 20 टीमों को इस टूर्नामेंट में शिरकत का मौका दिया है। 12 टेस्ट नेशन इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया में जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ था 50 ओवर का, उसमें पहले 3 फाइनल खेलने वाली वेस्ट इंडीज की टीम जो है हिस्ट्री में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। इस बार वेस्ट इंडीज की टीम, जो कि दुनिया की वो टीम है जिसने 2 बार वर्ल्ड T20 का इंग्लैंड के साथ टाइटल जीतने का एजाज हासिल कर रखा है, वो पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन आज जिस तरह वन साइडेड मुकाबले में अफगानिस्तान ने नाकामी से दो चार किया है पापुआ न्यू गिनी को, उसके मुकाबले में जो परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की थी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब अगले मरहले में जाने के लिए जो अफगानिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ मैच है, आप उसको नॉकआउट मैच ही समझिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। क्योंकि इनके ग्रुप में जो एक और टीम है जो कि आखिरी मरहले में जाने के लिए मजबूत उम्मीदवार है, वो है न्यूजीलैंड। तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम को ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा अगले मरहले में जाने के लिए। अफगानिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज की टीम उनके लिए कोई मसाइल पैदा कर सकती है, बट अफगानिस्तान और जो वेस्ट इंडीज का मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक आपने बात की छोटी टीमों की, तो देखिए बात दरअसल ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर इस टूर्नामेंट में कोई अपसेट होगा, शायद ग्रुप मरहले के में तो कोई अपसेट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सुपर 8 मरहला है जिसमें हर ग्रुप से 2 टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, कोई छोटी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के अगले मरहले में जाएगी। हाँ, जो एक सबसे बड़ा मुकाबला है 9 तारीख को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उसके अलावा इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा मैच मुझे दिखाई दे रहा है वो है 16 तारीख को फ्लोरिडा में पाकिस्तान बनाम आयरलैंड। जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा आयरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैच है। और अगर आपको और वो जमाना बहुत पुराना नहीं है जब आयरलैंड की टीम को अपने से बहुत कमजोर हरीफ समझते थे और बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। मतलब अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है जब हम आयरलैंड गए थे और हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा मुख्तलिफ था, जैसे बट अब हम उससे एक इंपॉर्टेंट मैच करार दे रहे हैं, एंड दैट वुड आल्सो बी अनफॉर्चुनेट। भट्टी साहब, कमिंग टू यू, कि अगर वेस्ट इंडीज अगले राउंड में ना क्वालिफाई कर पाए बीइंग द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। भट्टी साहब, अब जरा, हाँ बिल्कुल, होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट अगर हम अमेरिका की भी बात कर लें तो अमेरिका ने अभी तक जितना खेला है वेरी इंप्रेसिव। और वेस्ट इंडीज तो चले एक हिस्ट्री है ना, एक लेगेसी है। हाँ, लेकिन अमेरिका का ऑलरेडी 200 रन्स को टच करना अपने इनिशियल मैचेस में ही, मतलब ये भी एक कंटेंडर है हमारे लिए ठीक ठाक किस्म का। भट्टी साहब देखिए हुमा, अभी वेस्ट इंडीज की टीम ने साउथ अफ्रीका से 3-0 T20 सीरीज जीती, जिसकी वजह से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जो है उसमें वेस्ट इंडीज की टीम ने एकदम से जंप लगाया और 4थे नंबर पर चली गई। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो वेस्ट इंडीज को तो इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले राउंड में बाहर हो जाती। लग नहीं रहा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास इस फॉर्मेट में बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका की टीम उसमें बड़े नाम नहीं है, लेकिन उसने भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर 2-1 से T20 सीरीज जीती। अभी जो पहला मैच अमेरिका ने खेला वो उसमें उसने दिखाया कि स्पार्क है 190 प्लस अमेरिकन टीम ने बनाया। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आसानी से सुपर 8 में चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका का मैच मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए आयरलैंड का मैच आसान नहीं होगा। लेकिन जो कल रात सबसे बड़ा लोग अभी तक उसमें बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे,
साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच जिस ग्राउंड पर हुआ न्यूयॉर्क में, ये वही ग्राउंड है जिसने 9 तारीख को हमारा मैच होना और भारत के मैच की मेजबानी करनी है। लेकिन उस मैच की पिच ने जिस तरह बिहेव किया है वो आईसीसी के तैयारियों पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, गेंद अनइवन रह रही थी, कोई गेंद उठ रही थी, कोई बैठ रही थी। बल्कि उस मैच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, 214 में से 127 डॉट बॉल खेली गई, जो आज तक T20 की हिस्ट्री में नहीं खेली गई। तो इसका मतलब है कि जो ड्रॉप इन पिच का जो कॉन्सेप्ट था अमेरिका में, तो फुटबॉल होती, बेसबॉल होती है, क्रिकेट ज्यादा होती नहीं है, इस ग्राउंड को चंद महीने पहले तैयार किया गया और ये टूर्नामेंट के बाद दोबारा डिसमेंटल हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि इतना बड़ा मैच आपने न्यूयॉर्क के ग्राउंड में करवाया जहां 34,000 लोग आएंगे, जिस तरह आपने बताया कि अरबों रुपए लोगों ने टीवी के इश्तारात और कमर्शियल पर लगा रखे हैं। लेकिन अगर ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ तो फिर जो पाकिस्तान इंडिया के मैच का मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, ये अच्छी आपने ऑब्जर्वेशन दी है। बताएं कि अगर एक मैच वहां हो गया हो, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं श्रीलंका वाला, एग्जैक्टली, तो आप कोई चेंजेस कर सकते हैं सीइंग के उनकी पिच उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो अभी भी वक्त है कुछ चेंजेस। और हमारा इंडिया जिसका अपना बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, उसको भी फिक्र होगी, क्योंकि वो तो अब फखरी अपने बैटिंग लाइनअप पे करते हैं। अब्दुल्ला, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया ने अपने 4 के 4 ग्रुप मैच इसी ग्राउंड पर खेलने, इंडिया चूंकि आपको पता है कि अपनी मर्जी से टूर्नामेंट का शेड्यूल बनाता है, तो इंडियन टीम ने तो ट्रेवल नहीं करना। लेकिन हाँ, जो आपका सवाल है कि 4 पिचेस का स्क्वायर है इस निसाव क्रिकेट स्टेडियम में, तो मेरे ख्याल में अब आईसीसी ट्राई करेगा कि जो बाकी 3 पिचेस है उनमें से कोई पिच बेहतर भी, बिकॉज़ जो लास्ट मैच में हालत थी एज इन जो बैटर्स की, उससे तो इंडिया वुड नॉट बी वेरी हैप्पी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। और मेरे ख्याल में अब मैच को तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने अपने होटल्स को बुक करवाया हुआ है, लोगों ने टिकट खरीदे हुए हैं। वैसे आयरनी है ना, आई एम सॉरी, इधर हम चारों बैठ के बात कर रहे हैं और हमने ये भी मेंशन कर दिया कि इंडिया वुड नॉट बी हैप्पी। मतलब कमाल की बात है कि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया की मनमानी थी और इंडिया की मर्जी चली थी, दे डिड नॉट इवन ट्रैवल मच। अब अमेरिका में हो रहा है तो फिर उनकी मनमानी है कि वो एक ही जगह पे रहेंगे, वो ट्रैवल भी नहीं करेंगे। वे स्केड्यूल वैसे जस्ट ऑन अ लाइट हार्टेड नोट, या ये स्केड्यूल्स कौन बनाता है? पाकिस्तान का देखें तो इतना ट्रैवल है बीच में, कम डेज के गैप्स है। इंडिया का अगर इन कंपैरिजन देखा जाए तो काफी स्मूथ सेलिंग लग रहा है स्केड्यूल वाइज। हाँ, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। आप देखिए तो 2017 में जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट यूएई में मुनक्किद हुआ था, तो यूएई में दुबई और अबू धाबी का इंतखाब किया गया था, लेकिन इंडियन टीम ने वहां पर ये कहा था कि हम अपने सारे मैचेस जो है वो दुबई में खेलेंगे, हम ट्रैवल नहीं करेंगे। ये तो छोड़ दीजिए आप तो सिर्फ वेन्यू की बात कर रही हैं। इंडिया की टीम जिस होटल में ठहरी थी, उन्होंने कहा था कि इस होटल में हमारे अलावा और कोई टीम ठहरेगी नहीं। तो इस तरह वो डिक्टेट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को और अपने मसल्स को वो शो करते हैं। जहां तक बात रही न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की, जहां पाकिस्तान ने 2 मैच खेलने हैं, जनूबी अफ्रीका ने 3 मैच खेलने हैं और 4 मैच भारत की टीम ने खेलने हैं। 55 मैचेस है वर्ल्ड कप के, उसमें से 16 मैचेस यूएसए में है और 39 मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज में मुनक्किद होने हैं। बिल्कुल ठीक है इसमें कि कल की जो मैच की पिच थी वहां पर रिकॉर्ड डॉट बॉल खेलने का एक नया जो है रिकॉर्ड बना, लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई भी अगर इवेंट मुनक्किद कराता है तो उस वेन्यू पर जहां पर वर्ल्ड कप के मुकाबले होने हैं 3 महीने पहले जो है वहां पर क्रिकेट को बंद कर दिया जाता है। अब ये जो न्यूयॉर्क का क्रिकेट स्टेडियम है, जिस तरह माजिद भट्टी साहब बता रहे हैं कि 4 पिचेस हैं स्क्वायर के अंदर, एक पिच का इंतखाब किया गया और इसके ऊपर बड़ा सवालात उठ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कुछ ज्यादा इबाम होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ड्रॉप इन पिच आई है। अमूमन ड्रॉप इन पिच के बारे में कहा यह जाता है कि वो बैटिंग फ्रेंडली होती है और स्पिनर या फास्ट बॉलर किसी एक को वो हेल्प नहीं करती, बल्कि एक ऐसी पिच होती है जहां पर इवन बाउंस होता है, जहां पर आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। बट इंसान की बनाई हुई पिच है, उसके अंदर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे जैसे मैचेस होंगे, जो स्क्वायर है
पिच का वो बेहतर जो है वो डिलीवर करेगा। जो ग्राउंड की आउटफील्ड है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा स्लो है, कल मैं शोएब मलिक को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर फिजिकली जो है अपेयर होकर आया हूँ, यहाँ पर मैं खेला भी हूँ, तो वाकई यहाँ की बड़ी हैवी आउटफील्ड है। तो ये थोड़े बहुत मसाइल तो रहेंगे, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये चेंजेस तो फिर हो ही जाएंगे, और आपने खुद ही, हम सभी बात कर रहे थे कि इंडिया अपना किस तरह इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है और वो चाहेगा कि बैटिंग फ्रेंडली मामलात हो जाएं। जी भट्टी साहब, या जो बात कर रहे हैं ड्रॉप इन पिच की, होता तो यही है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियन मट्टी को अमेरिका लाया गया है और उससे पिच तैयार की गई। अब दूसरे बर्रे आजम से मट्टी लाकर यहाँ पर पिच बनाना और अमेरिकन मट्टी के अंदर उसको एडजस्ट होना, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो सवालात तो हैं, लेकिन अब देखना है कि आगे चलकर बाकी 3 पिचेस किस तरह बिहेव करती है। लेकिन पहले मैच में एक तो ये पिच का मसला था, जिस तरह दूसरी बात अभी या भी कह रहे थे कि हैवी आउटफील्ड थी जहां चौके भी नहीं लग रहे थे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लोग मांग रहे हैं 9 तारीख से पहले। चलिए जी, इनके जवाबात के भी हम मुंतजर हैं एंड मैच के भी मुंतजर हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ मोर क्रिकेट। थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू याया। लेकिन कितनी शायराना किस्म की बात है ना कि मट्टी कहाँ से आई, मतलब दूसरे कोने ऑफ द वर्ल्ड से, और फिर वो अमेरिका पहुंची और फिर वहां पे। मुझे शायराना से ज्यादा मुझे बड़ी साइंटिफिक बात लगती है, मतलब द बिहेवियर ऑफ द सॉइल मैटर्स द मोस्ट। क्रिकेट लवर्स कैन रियली इस पे काफी कसीदे, बट इमेजिन कि ये कितनी एक्चुअली केमिकल्स और फिजिक्स, बहुत सारी चीजें, केमिस्ट्री सब इन्वॉल्वड है। द बिहेवियर ऑफ द सॉइल एंड व्हेन इट मिक्सेस विद द नेटिव सॉइल, किस तरह रिएक्ट करती है, किस तरह का बिहेवियर इनटू द अदर सॉइल, वो चीजें बड़ी साइंटिफिक चीजें होती हैं और एक्चुअली ये कंप्लीट एक है। अच्छा भाई, वो कमर्शियल्स की हम बात कर रहे थे ना इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, वो इतनी हाई उनके फेयर्स और प्राइसेस हो चुकी हैं, रेट्स रादर इतने हाई हो चुके हैं कि वो कहने को सुपर बॉल को भी मैच कर रही है बात। आपको पता है ना, बिगेस्ट इवेंट होता है अमेरिकन स्पोर्टिंग हिस्ट्री का, तो बात जो है वो वहां तक पहुंच गई। इंडियन मेरा ख्याल है टेंट सिटी में की ऑप्शंस लोग शुरू करेंगे। हाँ, मतलब सेंट्रल पार्क के इर्द गिर्द लाइट खैमे लगाएं। जस्ट इमेजिन बीइंग इन न्यूयॉर्क एंड गोइंग टू अ पाकिस्तान इंडिया मैच, काफी कमाल की बात है वैसे। अच्छा जी, एक हमने खबर देनी है खेल के मैदान से। स्ट्राइकर एम्बापे ने फ्रांसीसी क्लब पीएसजी को 7 साल बाद खैर बात कहकर यूरोप के मजबूत तरीन क्लब रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया। हाउ डिड यू लाइक दैट? I just like the pronunciation of the name Mbappe. Mbappe. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली। 5 साल का मुआहदा तय पाया है और ज़राए के मुताबिक फ्रांसीसी स्ट्राइकर्स सालाना 15 मिलियन यूरोस कमाएंगे और ये रकम होगी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। रकम टैक्सेस के अलावा है, मतलब टैक्स के बाद वाली रकम आप टैक्सेस के, इस टैक्स से इनका कोई सरोकार नहीं है, वो क्लब खुद देता फिरेगा। सुबह सुबह ये खबर जरूर आपने हमें देनी। Why not? 15 मिलियन। और इससे पहले जो आईसीसी की इनामी रकम का जिक्र था, तो बहुत कंटेंडर्स है ना, जो जीतेगा फिर देखेंगे ना, अभी तो एक ही बंदे को सब कुछ मिल रहा है। एनीवेज अच्छा, एक वीडियो भी रियल मैड्रिड ने जारी की है इस ओकेजन के हवाले से, जरा ये भी देख लेते हैं। तो आप तो कह रहे थे कि रोनाल्डो भी होगा उधर, तो किधर है? अच्छा जी, अब यू कैन राइट इनटू अस एट जियो पाकिस्तान टीवी। तस्वीरें हैं हमारे पास, तो तस्वीरें दिखाई दी हमने, निकाली तो थी। ये कब की हैं? ये बहुत कोई मतलब ये बहुत पुरानी है ना, ऑब्वियसली वो तो नजर ही आ रहा है क्योंकि दोनों अब इस तरह से लॉन्ग करियर अहेड ऑफ हिम। क्वाइट अ हिस्टोरिक। जब ये एम्बापे जो थे वो रोनाल्डो के सारे फैन थे और ये भी फैन थे नेचुरली। मेरा ख्याल है फैंस रहे। वैसे रोनाल्डो आज भी ऐसे ही हैं तकरीबन, कम हो गए। अच्छा जी, कमिंग बैक, आ जाए वापस। अब एक और इशू जिसको हम फॉलो अप करने लगे हैं, बिकॉज वी डू वांट सम थिंग्स टू चेंज। 13 ख़वातीन के पासपोर्ट मसाइल पर अदालतों तक बात पहुंची, वुज़रा से दरख्वास्तें हुई और तो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत खुद जो बज़ाते खुद मामले का नोटिस लिया और हल निकालने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। तजावीज़ जो है वो भी तैयार हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक के बाद एक मुतासरा खातून सामने आ रही है, लेकिन मसला जूं का तूं मौजूद है। वी वुड हैव लाइक्ड एंड एक्सपेक्टेड कि कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ होगा, लेकिन नहीं। अब लग रहा है कि मामला ज़रा ठंडा पड़ रहा है।
लेकिन हम ठंडा पड़ने नहीं देंगे। हमारे ही प्रोग्राम में डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने खुद तस्लीम किया था कि कानून तब्दील करना पड़ेगा। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ एज वेल एज इट्स पॉलिसी। आप देखें, आप चले जाएं रूल 21 ऑफ पाकिस्तान सिटीजनशिप रूल्स 1952, सेक्शन 6C है द पासपोर्ट एक्ट 1974, उसके अलावा रूल 4(1) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये आप जब बायोलॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो तो उसके बाद फिर आपके ऊपर ये भी एलिगेशंस लग सकती हैं कि इसका बायोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, ये वालदा लेके जा रही है, बिल्कुल ट्रैवल कर सकती है। इसमें एक मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है, जो कि बाकायदा इस रूल में चेंजेस की ज़रूरत है। वो मॉडिफिकेशन जो है उसमें उसके शौहर का नाम भी वालिद के नाम के साथ ऐड होगा, जिसका एक बाकायदा अलग खाना बनेगा। खाने की हेडिंग ये है कि साबका शौहर, अच्छा साबका एक्स हस्बैंड इन केस ऑफ डाइवोर्स। प्रिपोस्ट्रस ये बात, जब ये बात हुई थी तो आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि किस किस्म की फीडबैक आई थी और किस किस्म की अजीबो गरीब ये बात है कि जिस चीज़ से आप पास ऑन मूव ऑन करना चाह रहे हो आप उसका नाम मतलब दर्ज कर दें अपने पासपोर्ट के अंदर। उसके बाद ये तब्दील हो गई थी कि जनाब बच्चों के पासपोर्ट में वालिदैन के एज इन जो भी माँ है या बाप दोनों का नाम दर्ज होगा। वो एक्स हस्बैंड वाली बात तो पहले भी समझ में ना आने वाली थी, उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई थी कि ये क्लैरिफिकेशन आ गई अपनी एक राय हो सकती है। हाँ, मतलब दिस कैन बी वन ऑफ द सजेशंस बट ऑब्वियसली दैट वाज वेरी इम्प्रैक्टिकल एनीहाउ। अब इस पे हम बात करते हैं। बिल्कुल हम इस पे बात भी करेंगे और जिन्होंने ये इशू जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से हमारे सामने लाई और फिर हमने इस पे बात की। सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं। अलीना सादिक हमारे साथ हैं। अलीना, और इन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को खत भी लिखा था बहुत बार। एक्चुअली शी हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विद ऑल ऑफ देम। अलीना, क्या हाल है आपका? अलीना, ज़रा हमें एक फॉलो अप क्विकली दें। जब से हमने ये बात की, आपसे काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी बात हुई, हमने शो पे ये बात की, बहुत सी और ख़वातीन सामने आई। अ लॉट ऑफ अदर वुमेन इन पाकिस्तान आर फेसिंग द सेम इशू। कुछ चेंज हुआ? कोई बातचीत हुई आपकी आगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? नहीं, as far as I know and as far as I traced it out, अभी तक जो आपने कमेटी अनाउंस की थी on your show, उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। आपने अनाउंस किया था कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कमेटी फॉर्म की है विद द सेक्रेटरी एज द हेड ऑफ द कमेटी, तो उसकी अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री से हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिल पाई उस कमेटी की। ऑल्दो मैंने उनको सजेशंस भी भेजी कि क्या आप कर सकते हैं, आप कैसे ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, बट उसका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यही होता है जो मैं एक साल से देख रही हूँ कि न्यूज़ में बात आती है थोड़ी सी, तो थोड़ा बहुत कुछ हलचल होती है, फिर न्यूज़ डाई डाउन कर जाती है, तो फिर इट्स पिन ड्रॉप साइलेंस। सो मतलब हमने यहाँ पे इतने फैनफेयर के साथ अनाउंस किया और बड़े हम खुश थे कि कमेटी बन गई है। यू ट्राई टू गेट एंड यू वर प्रोएक्टिव इनफ कि आप यू ट्राई टू गेट इन टच कि कमेटी बन गई है तो आप उन्हें कुछ सजेशंस दे सकें या उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन कर सकें। सो वो कमेटी अनाउंस हुई, बन नहीं पाई, राइट? ऐसा ही है। As far as my information, उसकी कोई नोटिफिकेशन उनके पास नहीं है और the officers in the interior ministry don't seem to be aware of the committee. So हम अभी बराह रास्त भी ये कह दें कि if anybody from the interior ministry or secretary interior is listening to us, please get in touch with us. I'm sure a lot of people around you would know how to get in touch with us and let us know कि आपकी उस कमेटी का स्टेटस क्या है। अच्छा अलीना, एक दफ़ा फिर से रिविजिट करते हैं कि मामला एक्चुअली क्या है और बड़ी सिंपल सी बात है और आप हमें बेहतर एक्सप्लेन कर देंगी कि आपके CNIC में ऑप्शन, ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन, आप अपने हस्बैंड का नाम लिख लें या फादर का लिख लें, इवन इफ यू आर मैरिड इट डज नॉट मैटर, लेकिन द सेम डज नॉट ट्रांसलेट इनटू द पासपोर्ट। इज दैट राइट अलीना? जी, that's completely right. In fact, जब मैं अपना पासपोर्ट बनाने गई, I needed to renew it, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्क्रीन पे तो आपकी FRC से आ रहा है कि आपकी शादी होगी। उनको मेरा हस्बैंड नेम नजर भी आ रहा था, बट दे सेड कि आपकी फिजिकल जो आप हमें ID कार्ड दिखा रही हैं इस पे नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो मैंने उन्हें बोला कि नादरा की पॉलिसी आपके सामने है, न्यूज़ में रिपोर्ट भी हुई है सारा कुछ। दे सेड नहीं, नादरा की पॉलिसी फ़र्क है, हमारी पॉलिसी फ़र्क है। तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, आई गेस। एंड अगेन सिंपल सी बात है, आई जस्ट वांट टू से कि
हमारी आइन जो है वो कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इस केस में हम बर्डन डाल रहे हैं सारा औरत पे। आप लोगों ने भी ये पॉइंट आउट किया शो में कि वो मैरिज भी प्रूव करे, ये भी प्रूव करे कि शी इज द मदर ऑफ द चिल्ड्रन। All the burden is on her and the husband has to do absolutely nothing. मैं आपके शो में एक और भी चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि अगर आप और कंट्रीज के पासपोर्ट्स देखें तो उनमें या तो बहुत सी कंट्रीज है उनके अंदर कोई फादर नेम, हस्बैंड नेम कुछ नहीं होता उसकी। जी। बट इफ़ यू लुक एट इंडियाज पासपोर्ट विच इज़ हमारे से सिमिलर कंट्री है, तो इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। उनके पासपोर्ट्स पे, हर किसी के पासपोर्ट पे, आप औरत हो या मर्द हो, लिखा होता है फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर स्पाउस नेम। सो आई मीन दैट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो अगर आपने डालनी है तो आप फिर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर सबका सेम करें। मतलब आदमियों के पासपोर्ट पे भी यही लिखा होता है और औरतों के मदर्स नेम और स्पाउस नेम। हस्बैंड्स नेम का कोई कांसेप्ट नहीं है, इट हैज टू बी अ स्पाउस नेम। चाहे औरत होगी तो उसके साथ मर्द का नाम होगा, मर्द होगी तो फिर उसके साथ उसकी अहलिया का नाम दर्ज होगा। इन सिंपल वर्ड्स, आदमी का पासपोर्ट हो या औरत का, सेम इंफॉर्मेशन जा रही है। अलीना, जल्दी से ये भी बता दें कि आपकी ऑब्वियसली यू हैड कॉन्टैक्ट्स, आप काफ़ी ऊपर तक लोगों से मिली, आप डीजी पासपोर्ट से भी आपकी मुलाकात हुई। वो मुलाकात कैसी रही थी? कोई होपफुल थी? मुलाकात नहीं हुई, मुझे एक्चुअली प्रीवियस डीजी पासपोर्ट्स की भी कॉल आई थी और इन करंट जो है उनकी भी आई थी। इट वाज वही जो आपके शो पे उन्होंने रीजंस दिए, वही मुझे भी उन्होंने फ़ोन पे दिए रीजंस कि इस वजह से बच्चों की ट्रैफिकिंग और ये वो हम नहीं कर सकते। There really wasn't, and they are defending it as you know कोर्ट में भी, तो there wasn't really a resolution। वही बातें हुई जो फ़ोन पे, जो आपके शो पे हुई हैं। और हम यहाँ दोबारा मेंशन कर दें कि सेक्रेटरी दाखिला और दीगर लोग जिनका इस कमेटी में भी जिक्र था कि वो सरबराही करेंगे, हमने भी उनसे, हमारी टीम ने रब्ता करने की कोशिश की है and we did not hear back from them. बिल्कुल, हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। The platform, as Abdullah said, is open for you, and in fact we need a resolution for this. Alina, very brave of you to bring this up, by the way. And the stakeholders are willing to help as well. So Alina, जिन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था, वो खुद चाहती हैं कि वो कुछ suggestions जिन लाइंस पे बात होनी चाहिए वो सजेस्ट कर सकें, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अलीना फॉर बीइंग हियर विद अस। और हम ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इस इशू पे फॉलो अप हम रखेंगे until something is resolved। हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के साथ लाहौर से रवाना हुए। ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको खबर बता रहे हैं। इससे पहले एक इजलास भी हुआ और जिसमें वफाकी वज़रा ने शिरकत की और अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। सो दो तरफा ताल्लुकात पर ऑब्वियसली जो रिवायती बातें होती हैं होंगी। अच्छा, अब ज़रा हम हॉकी की बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट की तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पोलैंड में जारी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के अहम मैच पाकिस्तान ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल से मात दी है। हाउ इज दैट? पाकिस्तान की जानिब से राना वहीद अशरफ ने 4, गजनफर अली ने 2, अब्दुर्रहमान और हन्नान शाहिद ने 1-1 गोल किया। इसी ग्रुप के एक और मैच में फ्रांस की टीम मलेशिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हाउ कूल इज दैट? कितना मजा आ रहा है। इंशाल्लाह पहले नंबर पे भी आ जाएगा और फिर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ, आज़म खान ने अपना इंस्टाग्राम जो है वो खाली कर दिया। आपको पता है कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हिम। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आई गेस वहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया तो ही डिलीटेड इंस्टाग्राम अकाउंट करना फॉर अ क्रिकेटिंग स्टार एक बड़ा ही मायने खेज बात होती है। साबिक कप्तान मोइन खान के साथ आज़म खान लगता यही है एग्जैक्टली ना, वहीं तो मैं जा रही हूँ कि इट्स मोर देन दैट जो आपको नज़र आ रहा है। तो आज़म खान लगता यही है कि ये तो वो फैंस से नाखुश हैं या अपनी परफॉर्मेंस भी उनको परेशान करी है। अब्दुल्ला, डेफिनेटली सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक चीज़ होती है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी तमाम पोस्ट जो है वो ख़त्म कर दिए हैं और उनकी फिटनेस पर तो हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पिछले 13 T20 में उनकी एवरेज होना जो है, पिछले 13 T20 में उनकी एवरेज है 9.7 या सो ऑलमोस्ट 9 रन्स। सो किसी भी T20 प्लेयर के लिए जो कि जिसका पर्पस इन द टीम ही हिटे मारना हो या रन बनाना हो या छक्के चौके गढ़ना हो,
और वो इस एवरेज के साथ गुज़श्ता 13 मैचेस खेल रहा हो तो वो ख़ुद भी परेशान होगा, उसके फैंस पे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, फिर फिटनेस को लेकर भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लोग कहते हैं कि वो पावर हिटर हैं, उनका वज़न उनको हेल्प करता है। बट दुनिया में किस टीम में आपको इस साइज का खिलाड़ी नजर आता है क्रिकेट टीम में? याद होगा ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज भी करते हैं और फैंस तो एक होते हैं ना। एक सेकंड अब्दुल्ला, और साथ हम कुछ दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि आपको याद है ना कि रिसेंटली शाहिद आफरीदी ने उनके बारे में क्या कहा था। हमें लगता है वो चीज़ उनको काफ़ी ज़ोर से लगी होगी। ज़रा एक दफ़ा रिविजिट करें कि क्या कहा था। And I'm sure he must be really upset about it as well. There's no body shaming involved in it, but हर profession की कुछ requirements होती हैं और मुझे लगता है कि अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो कोई भी फिटनेस की बात ना कर रहा होता। लेकिन अगर डिलीवरी की ही बात हो रही है तो आपको याद दिला दें कि आजम खान ने PSL में अपनी टीम को कई मैचेस जितवाए भी हैं, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट एज वेल। और उनकी पावर हिटिंग कमाल की है, लेकिन ऑब्वियसली लगता है कि जब से वो कौमी टीम में आए हैं उनके कमाल को जवाल लग गया है बेसिकली, और फिर क्रिटिसिज्म and Huma, if obviously he cannot play in the team as a fielder, so he has to be the keeper. Basically, but is he a better keeper? क्या बनती है? So is he a better keeper than Mohammad Rizwan? तो चले इसी पे बात कर लेते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ है। सिकंदर, आजम की जगह टीम में बनती है considering there's a lot of talent out there और सिलेक्टेड लोग होते हैं एक टीम का हिस्सा, और आप तो बचपन से जानते हैं आजम खान फिट आते हैं कि नहीं आते? देखो, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस दौर में क्रिकेट नहीं खेली, इसलिए कि ये दौर वो दौर है, बदतमीजी का दौर है। ये उन बदतमीज लोगों का दौर है जो हमारे इस दौर के अंदर जो सोशल मीडिया पे गैंग्स बनाकर और अपने ग्रुप्स बनाकर दूसरों के साथ जो बदतमीजी करते हैं लोग। मैं अल्लाह का आज जब भी मैं ये चीजें देखता हूँ ना तो शुक्र अदा करता हूँ कि इस दौर में मैं पैदा नहीं हुआ या ना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पैसा बहुत है इस दौर में, मगर इसके साथ जो चीजें हो रही हैं, यानी कि एक शख्स के पीछे अगर आप पड़ जाते हैं तो फिर इस बुरी तरह पड़ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने बचपन में जब ये 10-12 साल का था, मैंने बल्कि तस्वीर भी भेजी अपनी, 10-12 साल का था तो ये मेरे साथ कोचिंग पे आता था। मेरा एक कोचिंग सेंटर था, क्रिकेट सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से शान मसूद भी मेरे पास 6-7 साल रहा है, आजम खान मेरे पास 3 साल रहा है। तो देखिए, जब वो बच्चा छोटा होता है ना, 10-11 साल का होता है, तो हम उसको बेसिक्स सिखाते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो अपने लाइफस्टाइल में रहता है। अच्छा सिकंदर, एक और बात होती है कि हम लोगों के हमारा सोसाइटल रिवाज है कि किसी को मोटा कह देना, किसी को पतला कह देना, हमें चैन किसी सूरत में नहीं आता। लेकिन बहुत सी दफ़ा हमें पता नहीं होता दे आर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस विद एनी इंडिविजुअल, जिसकी वजह से या तो उनका जिसका उनका वजन कम नहीं हो रहा होता या बढ़ नहीं रहा होता, एंड वी आर अनअवेयर ऑफ दैट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जिसमें थायराइड का इशू हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। सो हम दोबारा से इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये भी तरवीज करेंगे कि प्लीज़ स्टॉप लेबलिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंसेस कि वो, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो प्रोफेशन है इसमें इस लेवल ऑफ फिटनेस की जगह क्या बनती है जो लेवल आजम का हमें नजर आता है? मेरी पहले आपने 2 बातें कर दी, मुझे दोनों का जवाब दे रहे हो। जो आपने वो जो मेडिकल की बात की, मैं टोटली एग्री विथ यू। ये बेचारे की बैड लक है। इसका दूसरा बड़ा भाई उवैस है, वो बहुत ही ज्यादा फिट फाट, बड़ा जबरदस्त उसका जिस्म है, ही इज वेरी नाइस। वो भी मेरे पास कोचिंग पे आता था, दोनों बच्चे आते थे मेरे पास। इस बेचारे के साथ ये मेरा अपना बेटा, ही 6'4", अमेरिका में अमेरिकन फुटबॉल खेलता था, तो वो भी बड़ा है, अब और बड़ा हो गया है। We can't do anything। वो रोजाना ट्रेनिंग करता है, सब कुछ करता है, मगर क्या करें उसके जो खून। मगर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स के अंदर, then you have to look after yourself, you have to look after your diet, you have to do the। इसने अपने साथ एक लड़का रखा था जो शोएब मोहम्मद का बेटा था, जो कि उसको ट्रेनिंग दे रहा था, मगर साथ में डाइट पे इतना सख्त कंट्रोल होना चाहिए। डाइटिशियन के पास जाएं, उससे आप पूरी एक लिस्ट बनाएं कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बहुत जरूरी होता है। मगर सिकंदर, वी अग्री विद यू कि नेशनल टीम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही हैज कंसिस्टेंटली बीन अ पार्ट, पीएसएल का भी पार्ट रहे हैं, नेशनल टीम का भी आते जाते पार्ट रहते हैं। प्रोफेशनल सर, पूरी दुनिया में खेलते हैं जाके लीग्स, तो बिल्कुल। तो आपको लगता है सिकंदर, एक तो ऑब्वियसली हम इनको बेचारा वगैरह नहीं कहेंगे बिकॉज माशाल्लाह सारी रिसोर्सेज
इंसान के पास होती हैं, और ख़ासतौर पे जिस लेवल पे ये है, तो रिसोर्सेज तो इनके पास हैं कि अपने आप को ये फिट भी कर सकते हैं। आप बताएं, फिटनेस का प्रॉब्लम है या परफॉर्मेंस का भी प्रॉब्लम हो गया है? अब क्या वो मेंटली उनको ये बात लगना स्टार्ट हो गई है? बिकॉज ही हैज परफॉर्म और नेचुरली ही हैज बीन पार्ट ऑफ सो मेनी टीम्स, बिकॉज परफॉर्मेंस चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो या पीएसएल हो, उनकी परफॉर्मेंस तो है ना, थी ना कि इनको टीमों में रखा गया इन द पास्ट। अब क्या हुआ है इस द क्वेश्चन? देखो, अब दो किस्म की क्रिकेट हो गई ना, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई जो पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है, और एक है लीग क्रिकेट। लीग क्रिकेट में स्टैंडर्ड्स कम होते हैं, इंटरनेशनल लीग के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर हो जाते हैं। उस लीग्स में कोई 96 पे तो बॉलिंग नहीं करता ना, मगर ये कि आप ये जब छोटा था उसमें इतना टैलेंट था कि उस वक्त भी ये गेंद जो है ना सीढ़ियों के ऊपर फेंक देता था, इतना उसमें टैलेंट है। मगर अब बात असल ये है कि अगर वो परफॉर्मेंस करते रहते, इनके साथ अब जो ड्रॉबैक हो गया ना इस वक्त, वो ये कि उनके कैच छूट गए। बॉलर्स कभी भी नहीं मानेंगे कि एक विकेट कीपर खड़ा हुआ और वो कैच छोड़ दे। मुझे इस बच्चे से इसलिए हमदर्दी भी है कि बड़ा अच्छा बच्चा है, तमीजदार बच्चा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इसके साथ 3-4 साल गुजारे हैं। अच्छा, अगर आपने 3-4 साल एज अ कोच गुजारे हैं तो आपको इनकी हैबिट्स का भी पता होगा, ये बता दें आप। देखिए, मैं तो ग्राउंड तक, बट आप जब ग्राउंड तक महदूद थे तो आप क्या उस वक्त भी ही वाज मतलब ऑन द हेवियर साइड, ही वाज ओबीस? बिल्कुल हेवियर साइड पे थे। I don't really want Sikandar and Abdullah, I don't want to just concentrate on him being heavy or not. Is he performing or not? हमारी टीम को इस वक्त वो बंदा चाहिए जो उसके लिए काम करे, जो उसके लिए फायदेमंद हो। Is your body weight not directly proportional to your physical activity? It is. Exactly, that is perhaps the reason कि वो फिर he's not performing well। लेकिन सिर्फ ये रीजन दे देना कि जी वो पहले इसी जिसामत के साथ वो परफॉर्म वेल भी कर रहे थे ना, अब नहीं कर रहे। प्रीमियर लीग्स में स्टैंडर्ड कम होते हैं। अब्दुल्ला, हुमा का सवाल बहुत वैलिड है जी। वो हुमा बिल्कुल सही पूछ रही हैं कि क्या उनकी परफॉर्मेंस, अब बैड लग ये हो गई जो भी आप लोगों ने पहले कहा था कि अगर उसने 250 किए हुए होते, 2 जबरदस्त किस्म के बैटिंग, तो हम बात नहीं कर रहे होते आज, हम बात नहीं कर रहे होते। मगर उस बेचारे से रन नहीं हुए। मैं इसलिए उसको बार बार बेचारा कह रहा हूँ कि एक किसी भी प्लेयर को इस चीज के ऊपर नहीं हिट करना चाहिए। मैं उन लोगों के से नफरत करता हूँ जो इस बात के ऊपर उस बेचारे को हिट कर रहे हैं। तो आपको उस चीज पे नहीं, हाँ आप बोले जी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपने कैच छोड़ दिया, आपकी परफॉर्मेंस, ये तो पर्सनल हो गया ना। मैं पर्सनल नहीं होता किसी के साथ, मैं ये कहूंगा कि आपने कैच छोड़े, ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो गया। आप बाउंसर के ऊपर वीक हो, आपको अपने बाउंसर्स के ऊपर काम करना है। तो ये काम तो क्रिकेट, वहां पे जो लोग मौजूद हैं, जो हाई परफॉर्मेंस कोच, एक मेंटल कोच, एक पता नहीं कौन से कोच, 10,000 तो कोच रखें, तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो बाबर के लिए काम कर रहे हैं, वो फकर के लिए काम करे। इस बेचारे बच्चे पर क्यों नहीं काम करते? जब हम थे, जब 2 लड़के होते थे। अच्छा सिकंदर, बात तो फिर वही आ गई ना सिकंदर कि इस बेचारा, ये बेचारा, व्हाई इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू आर आउट, वेदर यू आर बिग और स्मॉल और व्हाटएवर इट इज। आप बता 25 करोड़ का मुल्क है, इतने और प्लेयर्स हैं, अगर मेरी बात सुने, टैलेंट तो है ना हमारे मुल्क में, and he comes from a privileged background, that is also a fact. So, हम किसी और को चांस दे सकते थे फिर इस जगह? 100% भाई, इमोशनल होने का तो यहाँ कोई जवाब ही नहीं है ना। जो परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसकी जिसामत हो, इट डज नॉट मैटर, आप टीम का हिस्सा है। और मैं आपसे 100% मैं आपसे 100% नहीं 200% में एग्री करता हूँ। इफ यू नॉट परफॉर्मिंग यू शुड बी ड्रॉ, खत्म हो गई बात। उसमें चाहे वो मेरा बेटा हो, किसी का भतीजा हो, भांजा हो, कोई हो, हमारे यहाँ ये होना चाहिए। मगर ये कि लोग उसके मैं बेचारे का वर्ड हटा देता हूँ, आई फील सॉरी फॉर हिम कि उसके ऊपर गलत जगह पे अटैक हो रहा है। दैट्स अ पर्सनल अटैक, यू कैन नॉट डू दैट। मगर हमारी जो सोशल मीडिया है वो इस पे इतनी गंदी हो गई है, आपको पता नहीं है कि मुझे बात ये है सिकंदर, इन प्रिंसिपल आई एग्री विद यू, किसी को अटैक नहीं करना चाहिए, बट Azam Khan is a public figure. sports person as well. He is a part of our national team. वो susceptible होते हैं, इन पे ज्यादा तनकीद होती है जी। एक लड़का नेशनल टीम के लिए खेला, ही हैज टू परफॉर्म, इसलिए कि दुनिया की निगाहें जो हैं उनके ऊपर होती हैं। मैं ट्रिनिडाड में खेल रहा था, ट्रिनिडाड वेस्ट इंडीज में, तो साइड स्क्रीन के ऊपर कैमरे लगे थे। कैमरे के नीचे ना बड़ा खूबसूरत एक वर्ड लिखा था, यकीन करें आज 45 साल हो गए मुझे वो वर्ड्स याद हैं। उस पर लिखा हुआ था आई ऑफ द नेशन, और नीचे ऊपर कैमरे रखे हुए थे। वो मुझे आज तक नहीं भूलता, आज तक नहीं भूलता। आई ऑफ द नेशन, पूरी कौम आपको देख रही होती है, उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो
तो फिर ऑब्वियसली भी लोग क्रिटिसाइज। अच्छा मुझे बताइए, आप हम कह रहे थे बड़ा टैलेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन अभी तक जो परफॉर्मेंसेज हैं वो लीग्स में हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सी यादगार परफॉर्मेंस है आजम खान की? मैं इसलिए अब्दुल्ला हाथ जोड़ के क्रिकेट बोर्ड से कहूंगा कि खुदा के वास्ते आप यू मेक श्योर, सुना है कोई पेंटेंगुलर हो रही है, मेक श्योर एवरीबडी प्लेस इन दैट पेंटेंगुलर, चाहे वो आजम खान हो, चाहे इमाद वसीम हो, चाहे आमिर खान हो, जो भी हो वो सब खेले। हमारे यहाँ तो कहते हैं हम व्हाइट बॉल से नहीं खेलते, रेड बॉल से नहीं खेलते, मेरा बेटा नहीं खेलेगा जाके लीग्स, क्यों नहीं खेले? वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। आप लीग्स खेलने नहीं जाएंगे जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है। अगर ये कानून बनाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस अपनी जगह पर आएगा, वरना आप कुछ नहीं कर रहे, क्रिकेट बोर्ड फिर बेकार चल रहा है। अच्छा, विकेट कीपर्स को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। ऑब्वियसली आजम कैन ओनली play as a wicket keeper batter, and otherwise we have had Rizwan in the past. उस्मान भी अच्छा ले। अब ये बता दीजिए कि किन की परफॉर्मेंस आपको बेहतर लगती है एज अ विकेट कीपर इफ वी कंपेयर दीज 2 और 3? अभी तो रिजवान को ही आना चाहिए। नहीं, रिजवान को ही विकेट कीपिंग मेरे ख्याल से कराएंगे, इसलिए कि देखें मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ ना, मगर वो जो बॉलर्स हैं जिनके कैच छूटे उन्होंने हंगामा किया होगा ड्रेसिंग रूम में, उसके मुंह पे तो नहीं बोला होगा मगर वो ड्रेसिंग रूम में शोर मचा रहे होंगे। एक तरीका होगा उससे के अंदर, जैसे बीवी को गुस्सा आ जाता है तो वो ग्लास तोड़ देती है, तो इसी तरह ये लोग भी, लड़के भी वहां पे अंदर ड्रेसिंग रूम में शोर मचा रहे होंगे कि कैच छूट गया, ये हो गया, वो और एक्चुअली सिकंदर अंडरस्टैंडेबल भी है। मतलब अभी तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस हुए भी हैं और होने भी वाले हैं कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, और अगर आपके कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो वो कंप्लेंट बनती है। सच एन इंपॉर्टेंट जॉब कि आप वहां पे जो कैचेस छूटते हैं उनकी वजह से आप मैच हार जाते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली मतलब ये तो फॉरगिवेबल है भी नहीं। इशू ये आ गया है, देखिए इशू ये आ गया कि पाकिस्तान टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा, इसलिए कि उन्होंने नीचे उनको रखा था पावर हिटिंग के लिए। तो अब आपके पास चॉइस क्या रह गई है पावर हिटिंग की? नीचे या तो आप साइम को लेकर आए, ऊपर से वो फेल हो गए, नीचे लेकर आ जाएं, या फिर आपको शादाब इमाद को पूरे मैचेस खिलाने पड़ेंगे विद इफ्तिखार। उसके अलावा आप बता दें आपके पास है क्या? कुछ नहीं है, आपके पास चॉइसेस ही नहीं है, आपके पास है क्या बताइए? कोई कौन है? बिल्कुल सिकंदर, ये तो ऑब्वियसली तब सोचने की बातें थी जब हम इतने बड़े बड़े स्क्वाड्स अपने बनाते हैं, और देन उसमें भी हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि किसकी कहाँ यूजेज है, कहाँ बेहतर होगा। उसके ड्रॉबैक्स भी हजार होंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड पीपल हु परफॉर्म इन द टीम, इट डजंट मैटर व्हाट दे लुक लाइक, व्हाट दे आर। अब ये वक्त नहीं है कि जी फिटनेस इसकी, ये 10 साल पहले देखना चाहिए था कि इसकी फिटनेस क्या होनी चाहिए थी। वैसे एक्चुअली ये 10-15 साल पहले, और आज के वैसे जो हमारा ये पॉप कल्चर है ना, बच्चों में भी, वालिदैन में भी, जो जरा अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने ये फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हुआ। बच्चों आपने अपने इर्द-गिर्द भी देखे, फास्ट फूड नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस आल्सो, जिसकी वजह से हम मेडिकल कंडीशंस को अगर एक तरफ रख दें तो हमारे यहाँ जब से फास्ट फूड का ट्रेंड आया और जहाँ से जो कैन अफोर्ड इट, ओबेसिटी बच्चों में बढ़ी है। दिस इज इटसेल्फ अ मेडिकल कंडीशन। बट आवर थिंग इज कि अगर आप किसी स्पोर्ट में हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रिविलेज्ड भी हैं कि आप अपनी उस तरह टेक केयर भी कर सकते हैं, तो देन यू नीड टू। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे आपको कि बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर दुनिया आज उन फ़लस्तीनी बच्चों को कैसे भूल सकती है जो इसराइल की वहशत, बर्बरियत और हर तरह के जुल्म ज़्यादती का सामना कर रहे हैं। ये वो नस्ल है जिसने जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती तशद्दुद के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। कोई शक नहीं रह गया कि फ़लस्तीन को इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी का सामना है। इसराइल ने हालिया जंग में 17,000 के लगभग फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया है। 17,000। आप कभी कभार हैरानगी हो जाती है, लगता है कि ये कोई पुराने जमाने की कोई बात हो रही होगी जब इस किस्म की चीजें हो जाती होंगी। तो जिनको मार दिया उनको तो मार दिया, जिनको रोज मारते हैं इस तरह के बिहेवियर से वो अलग है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फौजी जो हैं इनका रवैया होता है, क्या बर्ताव होता है बच्चों के साथ। इस जुल्म सितम के बावजूद फ़लस्तीनी बच्चों में मुज़ाहिमत का जज्बा हैरान कुन है और नाकाबिल हद तक यकीन है। और आज भी दुनिया ऐसे मनाजिर देख रही है कि 8-10 साल का बच्चा इसराइली टैंकों के सामने सीना तान कर खड़ा होता है। उसने एक्चुअली कुछ देखा ही नहीं है, ही डजंट नो एनीथिंग एल्स। और वो बहादुरी कहें या व्हाटएवर टर्म यू वांट टू गिव इट,
दिस इज द ओनली वे दे नो हाउ टू लिव। मगर मतलब वो जो तंजीमें हैं जो बच्चों के हकूक की चैंपियन हैं, वो आज इन बच्चों को इस जंग का ईंधन बनते हुए देख रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। ये बात है करने वाली। सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी वैसे तो बातें करनी है, आप उन सहाफ़ियों में से हैं जो कई दिहाइयों से फ़लस्तीन जाकर हर तरह की जंगें, कशीदगी, ये सब कुछ आप देखते रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चे जिस तरह निडर हैं, वो हम जो बात कर रहे हैं, बिला खौफ हैं, बहादुर हैं, ऐसी मिसाल कहीं और मिलती है? ऐसा जज्बा उनमें, मतलब ये आपने क्या डिडक्ट किया है, ये किधर से आ रहा है? जब मैं गज़ा में था तो उस वक्त भी इजराइल बमबारी करता था, कभी मस्जिदों पे, कभी स्कूलों पे। तो वहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल चल रहा था। उस स्कूल पर जब बमबारी हुई, मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ जो बच्चे थे वो हंस खेल रहे थे और बहुत से बच्चे शहीद भी हो गए थे। तो फिर मैंने उस पर बाकायदा एक स्टोरी की और समझने की कोशिश की कि ये बच्चे जो हैं ये बमबारी के बावजूद हंसते खेलते क्यों हैं। तो मुझे पता ये चला कि ये जो इसराइल की बमबारी है, इसराइल के मुजालिम है, इसराइल के टैंकों की जो शेलिंग है, ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। और वो ये बमबारी और गोलियों की तड़तड़ाहट और टैंकों की शेलिंग जो है, उसकी आवाज़ें सुनते सुनते वो पैदा होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो स्कूल आते हैं, फिर वो जवान हो जाते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी में कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। ये आप और मैं जो हैं हज़ारों मील दूर बैठ के बड़े हैरान होते हैं, लेकिन उनके लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि अभी भी जो गज़ा में मुसलसल अक्टूबर 2023 से जो इसराइल की बमबारी है, इसमें जो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं वो बच्चों की हैं। और इजरायली फ़ौज भी जानबूझ के इन बच्चों को टारगेट करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बच्चे जो हैं ये जब बड़े हो जाएंगे 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, तो ये इनकी ज़िंदगी का एक पार्ट है कि ये गोलियों और बमों की आवाज़ें सुन सुन के जवान होते हैं और इसके बाद इन्होंने हमारे साथ लड़ना है। तो इसलिए वो बच्चों को ख़ास तौर पे नहीं छोड़ते, वो उनको स्पेयर नहीं करते, उनको जानबूझ के मारते हैं। उनको पता है कि इन्होंने कल को हमारे खिलाफ मुज़ामत करनी है और इसीलिए बच्चे जो हैं उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है और इजराइल ने बहुत सोच समझ के जानबूझ के टारगेट किया है। और भी अफसोस की बात है कि वो इसके आदी हो चुके हैं। दिस इज़ ऑल दे नो। अच्छा, अब अक्टूबर से सिलसिला चल रहा है। गुज़श्ता साल खेल, तफरीह, तालीम तो छोड़ें, दवा और खाना भी बच्चों को मैसर नहीं है। सो वहाँ से आपको क्या रिपोर्ट्स मिलती हैं? ज़ाहिर है आपका राब्ता पहले भी रहता था, अब भी रहता है। इन बच्चों के अज़्म में वी डोंट थिंक सो कि कोई कमी आई होगी। कि बच्चों पे क्यों इतना बोझ डालें कि उनसे हम ये अज़्म देखें? हाँ, बट उनको जान कर टारगेट किया भी जा रहा है, ये भी मीर साहब कह रहे हैं। जी मीर साहब, देखिए, हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। जो दर्द होता है ना, दर्द और तकलीफ़, उसमें आपका हौसला बुलंद रहता है। आप ज़ाहिर यही कहते हैं कि हमारे हौसले मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत है कि अब तक पिछले 10-11 माह में अगर गज़ा में कोई अंदाज़न 40,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो इसराइल की बमबारी से शहीद हुए हैं, तो उसमें तकरीबन 17-18 हज़ार फ़लस्तीनी बच्चे। हमारे करीब ही इस्लामाबाद में डी चौक है, यहाँ पे एक साबिक सेनेटर है मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, वो सेफ गज़ा मूवमेंट के नाम से उन्होंने यहाँ पे डी चौक में एक धरना दिया हुआ है। और कल उन्होंने जो 15,000 बच्चों के नाम रिलीज़ हुए हैं, तो उन बच्चों की पूरी फहरिस्त जो है वो ये डी चौक में उन्होंने आवेज़ा की। लेकिन अब जो 15,000 की फ़िगर है ये पुरानी हो गई है। अब मुसलसल इजरायली बमबारी की वजह से ये फ़िगर जो है ये 16-17 हज़ार तक पहुँच चुकी है। तो ये मेरा ख़्याल है कि इस माजी करीब में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को इतनी बड़ी तादाद में शहीद नहीं किया गया, और ये हम ये समझते हैं कि ये दौर जदीद का होलोकॉस्ट। अब इजराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का वक्त आ गया, और अगर यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी कौंसिल है वो सिर्फ मुज़म्मती बयानात जारी करती रहती है और इजराइल के ख़िलाफ़ कोई अमली कार्रवाई नहीं करती, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये मुज़म्मती बयानात सिर्फ ज़ुबानी कार्रवाई है। दरअसल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसराइल के वार क्राइम्स में एक तरह से शरीक जुर्म है। डेफिनेटली मीर साहब, और ये फ़लस्तीनियों का अज़म ही है कि अब सिर्फ मुसलमान ममालिक ही नहीं,
पूरी दुनिया में उनके हकूक़ के लिए आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं, और ख़ासतौर पे अगर वेस्टर्न नेशंस को देखा जाए जो अब तक खामोश थी, वो भी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डील। लेकिन ये सब कुछ ट्रांसलेट किस चीज़ में होगा? क्या हम उम्मीद रखें कि अब जल्दी इजराइल जो है, हालांकि ये कहना भी अजीब लगता है बिकॉज कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वो पीछे हटेंगे, लेकिन किस तरह ये रिजॉल्व होगा सब कुछ मामला? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, और उसकी वजह ये है कि जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है उसने बहुत प्रेशर डाला है। बहुत से मगरबी ममालिक की हुकूमतें जो हैं उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और हमें जो है वो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि जो गज़ा पे इसराइल की बमबारी हुई है उसके ख़िलाफ़ जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया और बहुत से यूरोपीय ममालिक, वहाँ पर ज़्यादा बड़े मुजाहरे हुए हैं। जो मुसलमान ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, यहाँ पर इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि हम कहते हैं कि जी वो फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और हम कहते हैं जी कि अमेरिका पर पाबंदी लगा दो, और हम कहते हैं जी कि इज़राइल जो है उसके ख़िलाफ़ कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ज़्यादा बड़े मुजाहरे जो हैं वो गैर मुस्लिम ममालिक हुए हैं, इस्लामी ममालिक में नहीं हुए। जबकि मगरबी ममालिक ने भी इज़राइल के ख़िलाफ़ एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, तो वो मुस्लिम ममालिक और वो अरब ममालिक जो बिहाइंड द सीन इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी इनकरेज करते हैं कि आप इज़राइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, उन्हें भी अपनी पॉलिसी जो है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर अमेरिका और बरतानिया की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो उनकी अगली नस्ल है उसने इसराइल के ख़िलाफ़ बगावत कर दिया है, तो मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको भी इसराइल का असल चेहरा पहचानना चाहिए, और ये चीज़ जो है वो मान लेनी चाहिए कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करके और दोस्ती करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू मीर साहब। थैंक यू। बट यस, पता है क्या, ये बातें ना कहने में अच्छी लगती हैं, बच्चों के हौसले बुलंद हैं, बच्चों के हौसले टूट नहीं रहे, बच्चे बच्चे हैं और बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए, उनके हौसले टूटते भी हैं, दे आर मिजरेबल, बहुत सी चीजें वो कबल अज़ वक्त जब हो जाती है ना, बिफोर टाइम, दे आर गोइंग थ्रू हेल एंड दे डोंट डिजर्व दिस, नोबडी इन द वर्ल्ड डिजर्व्स दिस, दे शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी सो रेजिलिएंट दैट दे, उनको बम की आवाज़ें आ रही हैं, पर ये तो बहुत अरसे से चल रहा है, सिर्फ अभी की बात नहीं है। अच्छा जी, लग बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि साइफर केस भी उड़ गया और हुकूमत के लिए बड़ा झटका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कल बरी कर दिया, शाह महमूद कुरैशी भी बरी हो गए साइफर केस के साथ। क्या हुआ ये तो खैर सारों के सामने, और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको पता ना उनका एक अपना तरीका होता है बताने का, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। हाउएवर आगे क्या होना है, बानी पीटीआई का साइफर केस में बरी होना तहरीक इंसाफ के लिए अदालती महाज पर सबसे बड़ी कामयाबी है, और पीटीआई का फैसले पर खुशियों का इजहार बनता भी है। पार्टी रहनुमाओं को उम्मीद चली है कि इमरान खान की रिहाई का वक्त ज़्यादा दूर नहीं। अलीमा खान ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह मुकदमा बनाया और चलाया गया, ऐसा फैसला आना ही था, और हुकूमत शायद इस फैसले की तवक्को नहीं कर रही थी, वैसे कर रही होनी चाहिए थी, होनी तो चाहिए थी। और इसी पे बात भी करेंगे, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर चीमा, साइफर केस जो है उसमें इमरान खान की बरियत बहरहाल हुकूमत के लिए तो एक झटका होगी डेफिनेटली। इस केस पे कि आपको क्या लगता है कि हुआ क्या? प्रोसिक्यूशन पर पहले दिन से ही सवालात थे जो कि थे, या फिर केस वाकई कमज़ोर था, हुकूमत इसे हैंडल नहीं कर सकी? व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अच्छा, ये केस इतना कमज़ोर नहीं था। बाज़ का असल में हर केस की एक कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक जा सकता है। उसमें इस बात पर एक इख्तलाफ हो सकता है कि उनकी 10 साल या 14 साल सज़ा बन सकती थी या नहीं बन सकती थी, क्योंकि कोई चीज़ें हैं कि जो हो भी जाएं तो उनको उस तरीके से इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है कि मसलन अगर इस केस में ये देखा जाए कि क्या इमरान खान के साइफर को पब्लिक करने से किसी दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ या पाकिस्तान के किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए या नहीं हुए, तो उसके हवाले से एविडेंस तो मौजूद थी। इस पर इख्तलाफ ज़रूर है कि अदालत के लिए शायद वो सफिशेंट नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, यानी कि उनके ख्याल में और होनी चाहिए थी।
लेकिन कोई चीज़ें हैं कि क्या इमरान खान ने केस जो साइफ़र को मिस हैंडल किया, इमरान खान ने साइफ़र लिया लेकिन वापस नहीं किया, इमरान खान ने साइफ़र लिया जो कि उन तक एक साइफ़र आया जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, जो कि एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी, उसको उन्होंने पब्लिक किया, ये गलत किया। तो ये वाली वो जो बातें हैं ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हैं और इसमें गवाही भी मौजूद थी। अब उनको किस तरह से मुकम्मल तौर पर बरियत हुई उनकी कि ये जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं, इनको अगर कंसिडर किया जाता तो कम अज़ कम उनकी 2 साल तो सज़ा बननी ही थी, लेकिन अदालत ने उनको यकसर तौर पर उनको एक बरियत का अमल किया, मुकम्मल तौर पे बरी कर दिया। ये कैसे हुआ ये हमें तफसीली फ़ैसला से पता चलेगा। बाकी जो प्रोसिक्यूशन का है, प्रोसिक्यूशन में तो इन्होंने इस दफ़ा वकील, अपने अच्छे वकील हायर किए, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं और अपनी शराइत पर वो केस भी कंटेस्ट करते हैं। वो किसी के इन्फ्लुएंस में, दबाव में भी नहीं आते जी कि मैंने जाके जजेस से लड़ना है या क्या करना है। वो कहते हैं मैंने जिस अंदाज में करना है मुझे करने दें। तो उधर से भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये बात की जाए कि जो हाई कोर्ट लेवल पर, जो ट्रायल कोर्ट लेवल पर उसमें कोई उजलत का मुजाहरा किया गया था, तो अदालत के पास अगर ये रीज़न होती हाई कोर्ट में तो फिर तो वो केस को रिमांड बैक कर देती। जब उन्होंने इधर ही उसको रोक लिया, सेटिसाइड कर लिया, तो मेरे ख्याल कोई चीज़ें हमें तफसीली फ़ैसले से पता चलेंगे कि वो वजूहात क्या देते हैं, किसको बेस। अच्छा चीमा साहब, अब एक के बाद एक केस में बरियत भी हो रही है, लेकिन हुकूमत किसी न किसी बहाने ज़ाहिर है इमरान खान और शाह महमूद को जेल में रखने की कोशिश में तो है। आपकी नज़र में मज़ीद कितना वक्त इन्हें कैद रखा जा सकता है? बड़ा मुश्किल नहीं होता जाएगा हर गुजरते दिन के साथ? और क्यों? देखिए, एग्जेक्टिव जो इंतज़ामिया हैं वो तो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इमरान खान को अंदर रखे, और अदलिया जो है वो भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इमरान खान को बाहर निकाले। तो ये एक मैच पड़ा हुआ है। इमरान खान को जो एक एडवांटेज है, मैं तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट से अलग तस्वर नहीं किया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो भी प्लान होता है वो चाहे मार्शल लॉ लगाना हो, किसी को नुकसान पहुँचाना हो, किसी की सियासत ख़त्म करनी हो, या उसको सियासत से कुछ देर के लिए आउट करना हो, वो अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अदलिया ने उस पर एक स्टैंप लगानी होती है तो वो बंदा स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है। इस दफ़ा को मामलात मुख्तलिफ हैं। इस दफ़ा जो अदलिया है वो काफ़ी हद तक इमरान खान की फेवर में जा रही है और इंतज़ामिया उनके साथ एक हालत जंग में है। तो वो किस हद तक इसको आगे ले जा सकते हैं ये कहना बाइदस क्यास होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन यही है कि हुकूमत के बस में जितना भी होगा वो इस मामले को लटकाएंगे कि जी उमर, इस पर अब कमोबेश सभी का इत्तेफाक है कि सब मसाइल का हल जो है वो निकलना मुज़ाकरात से ही है, डायलॉग होना पड़ेगा। अब इसी ज़मन में बड़े अरसे से एक राय ये सामने आ रही थी कि इमरान खान को हुकूमत खुद रिलीफ दे, जेल से बाहर लाए, तभी कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो आपके ख्याल में अब उस ऑप्शन का वक्त है या अब वो वक्त निकल चुका है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत ये चाहते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान को हुकूमत को बाहर निकाले और वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत के पास भी एज सच को ऑप्शन नज़र नहीं आता, लेकिन क्या इमरान खान इनकी बातें मानने को तैयार है? आप ज़रा कंपैरिजन करें कि जब मौजूदा हुकूमत के लोग अदालत में थे और जेल में थे, तो उस टाइम जो इमरान खान की हुकूमत है वो किस तरह एक ऐसे जैसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करती है। उस टाइम ये भी होता था कि अदलिया जो है वो भी केसेस को लटका रही होती थी, तो लिहाजा ना उधर से उन्हें रिलीफ मिल रहा होता था उस टाइम की अपोजिशन को, तो लिहाजा उनको ये था कि किसी तरह हम पर केसेस ख़त्म हो। अब यह है कि अगर इमरान खान को अदलिया वैसे ही इस मामले में काफ़ी रिलीफ दे रही है केसेस के मामले में, तो वो इस हुकूमत के साथ के जो इमरान खान को निकाल के हुकूमत में आए थे वो उनके साथ आगे बातचीत करेंगे, मुश्किल नज़र आता है। इमरान खान जो हैं वो इस टाइम सबसे बड़ा मसला भी हैं और मसले का हल भी हैं, लेकिन ये इमरान खान ने जो तय किया है, जो अभी तक लगता है वो मसला बने रहना जो है उसको वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, और उनके ख्याल में जब तक वो सियासत में मौजूद हैं उनके अलावा किसी के पास हक़ हुक्मरानी आ ही नहीं सकता। वो जब तक हैं उन्हें ही हुक्मरानी करनी है, उसके अलावा किसी से और किसी से नहीं होनी। तो अगर उनके किसी के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो वो भी इसी बुनियाद पे होंगे कि मुझे हुकूमत करनी है। आप थैंक यू सर, थैंक यू, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। एंड अभी ज़ाहिर है और बातें हमने
करनी है तो वो बताना भी आपको ज़रूरी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बताएंगे महंगाई में नुमाया कमी हुई है। टीज़र तो दें, जो अच्छी बात होती है उसको बताने दिया करें थोड़ा सा। चलें, तो कहा यह जा रहा है कि कराची में आज बारिश हो सकती है, हल्की बारिश, बूंदाबांदी सॉर्ट हो सकती है। भाई कुछ कतरे गिर जाएं ये भी बहुत बड़ी बात होगी, तो लिहाजा कहा यह जा रहा है कि आज हो सकती है। वैसे कल रात से कराची वालों ने एटलीस्ट थोड़ा सा तो फील कर लिया होगा कि मौसम स्लाइटली चेंजिंग अ लिटिल बिट। अच्छा, कुछ हमने आपको विजुअल्स दिखाने हैं जो कि हमें तो यहाँ से दूर से बैठ के अच्छे ही लगते हैं। बाबूसर टॉप और नारान में शाहराह बाबूसर और नारान पे से बर्फ हटाने का काम जारी है। सयाहों की सहूलियात और सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर। मैं तो कहती हूँ रहने दें, बर्फ ना हटाएं। मुझे तो अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी लग रही है। और जहाँ जहाँ गर्मी है ना मुल्क में, मतलब हर जगह ही गर्मी है, तो वो ये विजुअल्स देखें और अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करें। आई लाइक इट। आपको बताया बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और ईद चलें, अब आमद है, ईद की आमद है। उसके बाद बच्चों ने एक रौला मचाना है और बच्चों के वालिदैन ने भी कि भाई कहाँ रुख करना है, पहाड़ों का रुख करना है। मज़ा बड़ा आता है वैसे, लेकिन हम हमेशा कहेंगे कि सफाई सुथराई का आपने ख्याल रखना है। अब पहाड़ों वाले लोग हैं ना, वो माइंड करना शुरू हो गए हैं कि लोग आते हैं बाकी मुल्क से और गंद मचा के चले जाते हैं हमारे यहाँ। डोंट डू दैट प्लीज। हमें कोई शिकायत ना आए। ओके, कल मिलते हैं। ओके, बाय।